असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। माजी। आज़ाद तब से मिलकर वापस जाने लगा जब उसे मीराम गुलाबों के साथ खड़ी मिली। तुमने मेरा एक दफ़ा भी नहीं पूछा काल ही काले थी। आज़ाद ने मीराम को रोककर गिला किया। मैं किसी को कॉल नहीं करती, वो खुद कंपोज रखे हुए सामने देखते हुए बोली। मीराम, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुम मुझसे नाराज हो? आज़ाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक हो, कोई वाबस्तगी हो, और मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। मीराम ने बेरुखी बरकरार रखी। आज़ाद ने मजीद कोई बहस नहीं की। उसे खामोश देखकर मीराम रवाना हो गई। वो तीनों आज़ाद की बाइक पर इस लोकल बस का पीछा करने लगे जिस पर मीराम सवार थी। ये जा कहाँ रही है? मसलसल बाइक तेज और हल्की करते अब भी जिच हो गया था। इस गली नहीं जा सकते। अभी ने साथी से जवाब दिया। ठीक है, मैं खुद जाता हूँ। तुम वहां नहीं जाओगे आज़ाद? वहां कोई भी शरीफ मर्द नहीं जाता, वो रेड लाइट एरिया है। अबीर उस पर चला उठा। आज़ाद के पैरों तले जमीन निकल गई। वो साकन हो गया। आज़ाद ने रेड लाइट एरिया के बारे में सुना जरूर था, पर कभी इस जगह आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो क्या मेरा कोठे वाली है? जिब्रान के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि आज़ाद का खून खोल उठा। उसने शोला बरसाती नजर से जिब्रान को देखा। ऐसे मत गुरो, अपनी आंखों से देख लो किस इमारत में वो जा रही है। जिब्रान उसके गुन्ने पर गुस्सा होने लगा। अबीर और जिब्रान के जिद पर वो वापस तो आ गया था, लेकिन उसे एक पल को सुकून नहीं मिल रहा था। अपने पैर का जाम तो उसे भूल ही गया था। याद था तो सिर्फ मेराम का रेड लाइट एरिया में जाना। ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। मेराम ऐसी लड़की नहीं हो सकती, मैं नहीं मानता। उफ मेराम। वो अपने कमर में दाएं से बाएं चक्कर काटते वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। प्लीज अल्लाह, ये सब झूठ हो। मेराम ऐसी ना हो, मेरी मोहब्बत ऐसी ना हो। अल्लाह मुझे हदायत दे, मेरी मदद करे। आजाद दोनों हाथ सर में दिए रोने लगा। जिब्रान और अबी की बातों की तस्दीक करने वो शाम को दोबारा इस गली आया। क्या साहब, बाहर से क्या देख रहे हो? अंदर आ जा, नया माल दिखाती हूँ। बबली ने गेट पर आकर उसे ऑफर दी। उसने आजाद को थामने अपना हाथ बढ़ाया। उसे दाएं जानब सीढ़ी को देखा जहां से सुबह उसे मेरा ऊपर गई थी। बेतम उसके ने कदम सीढ़ियों की जानब बढ़ा दिए। वो मजीद ऊपर जाता कि कमरे में से आती मर्दाना आवाज सुनकर उसके कदम जम गए। मीरू, इस पैकेट में तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। इस मर्दाना आवाज ने मीराम को मीरो मुहातब किया। आजाद अपनी जगह जामत हो गया। उसे कानों पर से यकीन नहीं आ रहा था कि मानो किसने उसके कानों में एक पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसे मजीद वहां रुका नहीं गया और उल्टे कदम नीचे आ गया। वो गिल्ली सांस अंदर खींचकर बाइक पर सवार हुआ और तेज रफ्तार से बाइक सड़क पर दौड़ा दी। मासी, मामू, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? मेरा ने इस पैकेट में नया डिजाइनर गुलाबी रंग का रेडीमेड सूट देकर पूछा। मामू कहती हो फिर तोहफा लेने से इनकार भी करती हो? मेरे हाथों में पली बड़ी हो, इतना तो काट सकता हूँ तेरे लिए। रमीज ने मसनूई हबके जाहिर किए। बहुत शुक्रिया मामू, वह मशकूर हुई। अच्छा इरहा बैंक चलता हूँ, कोई भी काम हो तो शीला भाई से कहकर कॉल कर देना। वो चाय का आखिरी गुण खत्म करके जाने लगे। वो कॉलेज गेट से दाखिल होकर कुछ आगे ही गई थी कि दो रेसिंग बाइक्स उसके गिर्द घूमने लगे। एक बाइक पर आजाद और साहिल सवार थे, दूसरे पर जबरान और अबीर। मीरा हैरत ज़्यादा से उनको देखने लगी। उसे आजाद का ये बर्ताव खटकने लगा। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि आजाद ने बाइक उसके करीब करके उसका हजाब खींचा। उसका खचाव इतना सह था कि मीरा को हजाब अपने गले के फंदे की सूरत महसूस हुआ और फिर वो बड़े कॉलेज में नंगे सर रह गई। मीरा ने पहले सर पर हाथ फेंका, खुद पर आती चेहरे पर आती लिटे कान के पीछे की और फिर अपने कांधों को थामकर खुद पर पर्दा करने की कोशिश की। बंद करो ये नेक और पारसा बनने का नाटक। मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। बुकराहट पड़े लहजे में बोला। ये अपाया और हजाब ओढ़कर तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। तो आप वो तुम। उंगली उठाकर आजाद ने तैश में मेरा को इस लकब से मुहातब किया जिसका बस सोच कर भी काम जाता। वहां खड़े मजमे में चे मंगोलियां शुरू हो गई। तमाशी स्टूडेंट्स में हैरत बड़ी नजर का तबादला हुआ। मेरा को लगा मानो कि किसी ने उसे खाई में फेंक दिया हो। वो पलक तक न झपका सकी। हाल ब्लैक पैंट पर फ्लोर बगैर बाजू टॉप पहनकर ब्राउन बाल खुले रखे, नफीस मेकअप किए, ब्रांडेड बैग कांधे पर डाले, रूही नत से तैयार होकर लंबी हील पर टिक टिक करके चलती इस महंगे और मशहूर क्लब में आई। मेरी जो से पहले से उसके लिए एंट्री पास ले आई थी। पास दिखाकर रूही अदाएं दिखाती क्लब में दाखिल हुई। हर नजर उसकी जानब उठने लगी, पर वो स्पॉट अंदाज बनाए सामने चलती क्लब के डांस फ्लोर तक आ गई। चंद मिनट क्लब के स्टेज पर खड़ी होकर उसने बागौर सबको देखा, पर आर्ट गैलरी के जैसा लंबा चौड़ा मर्द ना मिला। आना तो तुम्हें पड़ेगा मिस्टर एबी, उसने दिल पर दोहराया और बार काउंटर पर आ गई। हेलो मैम, क्या लेंगी आप? बार काउंटर पर खड़े नौजवान ने खुश आमदीद कहा। यहाँ का सबसे महंगा
ठीक है, वही चाहिए। उसने शहजादी के अंदाज में गर्दन उठाई। मैम, सादा या पानी के साथ? बारटेंडर को महसूस हुआ कि इसके सामने बैठी खूबसूरत और होशियार पेशाई लड़की पीने से बिल्कुल नावाकिफ है। गिलास उठा तो लिया, लेकिन होठों तक रसाई न मिली। उससे पहले कि एक मर्दाना कंधा उसके कंधे से पूरी तरह से टकराया और रूही के हाथ से गिलास छूटकर फ्लोर पर रेजा रेजा हो गया। रूही ने फोन से बेशतर रुख मोगल सराबे को देखा। उसके जन्म उस वजिया मर्द की पूछ थी, मगर रूही को उसे पहचानने में जरा देना लगी। वही लम्बा काट, चौड़े शाने, मजबूत जिस्म मर्द था जिसे उसने आर्ट गैलरी में देखा था। सॉरी मैम, मैं दूसरा ड्रिंक देता हूँ। बारटेंडर ने माजत हवा अंदाज में रूही को मुखातब किया। रूही से नजरअंदाज करते हुए उसके वजूद के पीछे भागी। एबी, आई नो ये तुम हो, रुक जाओ। वो लंबी हील में एबी की रफ्तार से कदम लाने से कासिर रही। उसने कब्जे से दाल लगाई। एबी उसकी पुकार को किसी में हाथ में न लाते हुए क्लब से बाहर निकल आया। तुमने मुझे चैलेंज दिया था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूं। देखो, मैं तुम्हें ढूंढ लिया। अब सीधी तरह सामने आओ। क्लब के गेट से कुछ आगे जाकर खामोशी में रूही की आवाज बुलंद हुई। एबी के कदम जम गए। रूही रुक कर अपना तनफ्फस बहाल करने लगी। वो मुड़कर जाने बजाय उल्टा कदम चलता हुआ रूही के करीब आया। उसे करीब आते देखकर रूही के खौफ में इजाफा तो हो गया, पर वो अपनी जगह साकन खड़ी रह गई। 4 कदम के फासले पर रुककर वह मुड़ा और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका चेहरा मुनव्वर हुआ। रूही जगता उसके नैन नक्श देखने लगी। अपनी जिंदगी के अब तक के सफर में उसने हमेशा अपने बाबा साहब को सबसे पुरकशिश, हैंडसम, बारो और वजिया मर्द जाना था, पर एबी को देखकर उसे अपने नजरिए पर नजरसानी करने का दिल किया। कमाल है शहजादी साईं, आप तो वाकई बहुत काबिल हैं। इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लिया। एबी गोया हुआ तो रूही ने जाना कि उसके सरापे जैसी उसकी आवाज भी बारोब और मजबूत है। वैसे इतनी खास तैयारी मेरे लिए? थैंक्स। एबी ने सरता पैर रूही का जायजा लिया और महसूस होते हुए आईब्रो उचकाए। उसकी नजर से रूही परेशान सी हो गई। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान कर रही हो? रूही ने अपने आप को कंपोज करते हुए सीने पर हाथ बांधे। मुझे वही चाहिए जो हर जवान मर्द को एक खूबसूरत लड़की से चाहिए होता है। 2 कदम रूही के नजदीक गया। रूही की सांस रुकी। वो आंखें बड़ी करके उसको देखने लगी। उसके वजूद को करीब पाते देख कर रूही के कदम बेहतर पीछे हटे थे। दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे शहजादी। एबी ने मुसाफा करते हुए दायां हाथ आगे किया। देखो, मैं दोस्ती नहीं करती, मेरा निकाह हो चुका है। आई एम इंगेज। रूही बावक्त बोल सकी। ये बात सच थी कि रूही राजपूत का बचपन में ही बाबा साईं के बहुत ही अजीज दोस्त के बेटे से निकाह हो चुका था। रूही के बलवत में कदम रखते ही हमेशा मम्मा उसे इसका निकाह याद करवाती रही, पर रूही उसको मॉडर्न धोखा कहकर बचपन के निकाह से इनकार रही। उसका मानना था कि जिसे वो कभी मिली नहीं, जिसे वो जानती नहीं, उसे रिश्ता कैसे कायम कर ले। इसलिए उसने बचपन के निकाह को कभी तस्लीम नहीं किया और इस वक्त एबी से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने बचपन के छोर के कांधे पर गायबाना बंदूक उड़ाकर उसको वार किया। ये भी लाख चार्मिंग सही, लेकिन रूही पहले दिन से उससे नफरत करती थी, तो उसे दोस्ती करने का तो सवाल ही ना था। आई डोंट माइंड। मुझे सिर्फ दोस्ती करनी है आपसे, शादी नहीं। उसने हल्का सा सर झुकाकर रूही के कान में सरगोशी की। नहायती बेशरम और बदतमीज हो। समझ क्या लिया तुमने मुझे? मैं एक कॉल करूंगी, तुम कैसे गायब हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अफ्रीका के किसी जंगल में भी नजर नहीं आओगे। वो वानी देने लगी। ची ची ची, हर मतमा एक ही दम की। चलो आज कॉल कर ही लो। एबी ने उसके वानी को किसी हाथ में ना लाते हुए सर झटका और हुन करके हुए अपना मोबाइल निकाला। एबी ने एक खास नंबर स्क्रीन पर टाइप करके मोबाइल रूही के सामने किया तो उसकी घबराहट में इजाफा होने लगा। यही नंबर है ना? उसने जिताते हुए कहा। नंबर देकर रूही की ताजुब से आईब्रो फैल गए। वो बाबा साईं का प्राइवेट नंबर था जो सिर्फ मम्मा, रूही और अहमद के पास हुआ करता था। रूही अपनी जगह जमद हो गई। एबी ने डायल का बटन दबाया और दूसरी जगह बेल जाने लगी। 3 बेल पर बाबा साईं ने कॉल उठा ली। हेलो हेलो, कौन है? बाबा साईं की आवाज स्पीकर पर गूंजी। एबी ने आंखों के इशारे से रूही को मोबाइल लेने का कहा। उसने गलत करते हाथ बढ़ाया। बाबा साईं को पुकारना चाहा, मगर उससे पहले एबी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कॉल कट कर दी। कौन हो तुम? बाबा साईं का प्राइवेट नंबर कैसे जानते हो? रूही मुंतफिकर हुई। मैं बहुत पहुंची हुई चीजों से शादी साईं, अपने नाजुक दिमाग पर इतना जोर मत दें। चले। एबी ने अपना हकीकी पेशा नहीं बताया। उसके साइड से गुजरकर उसने साथ चलने का हुक्म दिया। रूही साथ चलने के बजाय पीछे हो गई। उसकी नीयत जांचने की कशमकश में मुबतला हो गई थी। हॉस्टल गेट 12 बजे बंद हो जाता है, उससे पहले आपको वापस चलना चाहिए। एबी ने उसके दिल में चल रहे कशमकश को समझ गया और साथ ले जाने की वजाहत पेश की। मैं खुद चली जाऊंगी। रूही ने साफ इनकार किया। एबी ने अपना रूट रूही की जन्म किया। हाथ में पहनी घड़ी पर वक्त देखा, तन तासरात बनाए और पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा रह गया। रूही को उसके इस हरकत की वजह समझ न आई। वो आंखों की पुतलियां सुकड़ी उसको देख रही थी कि उसके अक्का में जोरदार धमाका हुआ। रूही ने चीख मारते हुए आंखें मीच ली और कानों पर हाथ रखकर कदरे नीचे झुक गई। फिजा में हर सू धुआं फैल गया और क्लब की इमारत आग की लपेट में आ गई।
रूही ने सीधे होते हुए बेयकीनी से पहले एबी की अक्ल में चलते क्लब को देखा, फिर एबी तन तासरात को। शहजादी रूही, आपको ये तो याद था कि मैंने क्लब में जाने से मना किया था, लेकिन शायद ये भूल गई कि मैंने आपके कदम पड़ते ही उस जगह जलाने का वादा भी किया था। वो चलकर उसके करीब आया। रूही की आंखें भीगने लगी। वो बेदम सी पलटकर उसके साथ चलने लगी। हाल साइंस सरकार हाशमी साहब और एक और सियासी रहनुमा के साथ खड़े मुल्क की सियासी हालत पर अपना नजरिया बयान कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। उनके समातों पर पुरजोश नौजवान की आवाज पड़ी। हाशमी साहब का 26 साल नौजवान बेटा शीश हाशमी साइंस सरकार के पास आया। वालेकुम सलाम शीश, हाउ आर यू? राजपूत साहब ने उसे खुद से लगाकर हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बेगम सरकार और आजल भी चलते चलते उनके पास आ गए थे। शीश बेगम सरकार के सामने झुकाकर उन्होंने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। आंटी, अहमद को भी ले आती। शीश ने गुफ्तगू का आगाज किया। उसे ये सब बिजनेस पार्टनर्स पसंद नहीं थी। उसे ये सब बिजनेस पार्टीज पसंद नहीं है और आज उसे अपने ताया जान के यहाँ जाना था, इसलिए यहाँ आने से माजरत कर ली। बेगम सरकार ने उसके साथ बैठे हुए वजाहत दी। और रूही, उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है? शीश ने रूही का जिक्र छेड़ा तो उसका चेहरा ब्लश करने लगा। बहुत अच्छी चल रही है, फाइनल सेमेस्टर है, इंशाल्लाह टॉप करेगी। जॉब सरकार साइंस सरकार की जानिब से मिला। मैं नेक्स्ट वीक यूएसए जा रहा हूँ। अगर रूही को कुछ भिजवाना चाहते हैं तो बिला झिझक बता दीजिएगा। शीश ने अपना प्लान से आगाह किया। जरूर। बेगम सरकार ने खुशदिली से ऑफर कबूल की। साइंस सरकार उनके साथ बैठे और दोनों गाड़ियां अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। आजल, मुझे जैद हामिद के अमाल ठीक नहीं लग रहे। वो मेरे खिलाफ जरूर कोई चाल चलेगा, तुम नजर रखो उस पर। विंडो स्क्रीन के बाहर देखते हुए वो गंभीर लहजे में फ्रंट सीट पर बैठे आजल से मुखातब हुए। जो हुक्म साइंस सरकार। आजल ने सर को हम दिया और शीश की आने की इतला दे देना। अगला हुक्म सादर किया गया। जी ठीक है। आजल ने फिर हुक्म बजा लाते सर को हम दिया। क्लब से हॉस्टल तक का सफर खामोशी से गुजरा। ये भी खामोशी से ड्राइव करता रहा और रूही उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी बाई हिफाजत हॉस्टल पहुंचने की दुआएं करती रही। सी यू फ्रेंड। ये भी ने कार गेट के सामने रोकर रूही को देखा। रूही फ्रेंड के लफ्ज पर शक होगी। क्यों, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना? ये भी ने गोया तस्दीक चाही। उसे मुसाफा करते हुए हाथ आगे किया। रूही ने मैं सर इस पार में हिलाया और उससे हाथ मिलाकर मुसाफा किया। उसके कानों में अब तक धमाके की गूंज बसी हुई थी। वो इस वक्त एबी से मजीद बहस करने की हालत में नहीं थी, इसलिए दोस्ती का हाथ थामना मुनासिब समझा। बगैर कुछ कहे वो कार से उतरी और हील उतारकर नंगे पैर फर्श पर चलने लगी। उसका सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो बस जल्द अजल्द कमरे में जाकर सोना चाहती थी। इस वक्त उससे आराम की अशद जरूरत थी। एबी उसे हॉस्टल के इमारत के अंदर दाखिल होते देख होने तक वहीं रुका रहा और फिर जन करता हुआ कार चला दी। अपने अड्डे पर पहुंचे उसे अपने बंदूक को मुतफक कर पाया। बास, वो क्लब नहीं उड़ाना चाहिए था, वो शेर शाह दाद की मालकियत थी। ओह, क्या वाकई? एबी ने खुद को अनजान रखा। यस बॉस, जवाब दूसरे साथी ने दिया। एबी महसूस होते हुए मुस्कुराया। उस सोफे पर बैठकर बार बार इन चारों को देखा। फिर तो उसे बहुत पहले उड़ाना चाहिए था, बाएतमाद लहजे में कहते एबी ने सोफे की पूछ से टेक लगाई, उंगली थोड़ी पर रखी और टांग पर टांग जमाए पैर चलाने लगा। अब तक तो दाद को खबर भी मिल गई होगी बास। तीसरे साथी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। डर लग रहा है शेरशाह दाद से। ये भी एक आईब्रो उठाए पूछा। आपका नमक खाया है बास, जान भी दे देंगे। लीडर ने हिम्मत मुजतमा करके उसे यकीन दहाई करवाई। डरने की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ नाम शेर शाह है, वरना वो ना शेर है और ना ही शाह। सिर्फ लोगों के डराने उसने डॉन बना दिया है। जिस दिन लोगों का डर खत्म हुआ वो बिगी बिल्ली बन जाएगा। एबिन ने उसके हौसला अफजाई की। माजी, नहीं, मैं तो वाइफ नहीं हूँ। मैडम ने आवाज लजर गई। झूठ, हमने खुद तुम्हें रेड लाइट एरिया में जाते हुए देखा है। अभी भी अपनी बरात निकालने आगे हुआ। मैं वहां रहती जरूर हूँ पर मैं वाइफ नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं करती। मैडम अपनी सफाई देते हुए आपदिद्दा हो गई। गेट के पार मैडम का तमाशा बनता देख गुलाबों की भी आंखें भीगने लगी। हाँ, तुम तो वाइफ नहीं हो, तुम तो वो कॉल गर्ल हो जो शहर में घूमती है और अपने लिए अमीर गाहक तलाश करती है। अभी का एक और इल्जाम जो मैडम को मन मुट्ठी तले दफना गया। मैं सच कह रही हूँ अनाबिया, मैं तो वाइफ नहीं हूँ, मैं कोई कॉल गर्ल भी नहीं हूँ। मेरी माँ वहां रहती है इसलिए मैं। लो सुन लो, सिर्फ ये नहीं, इसकी माँ भी धंधा करती है। वो हाथ चारों तरफ घुमाते हुए मानो सबको अहम इंकशाफ की जानिब मुतवज्जो करने लगा। मेरा बिपरी शेरनी की मानत की आवाज पड़ी। बस बहुत हो गया, अब कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मेरा आपके सबक का पैमाना लेबरेज हो गया। क्या जानते हो क्या तुम लोग मेरे बारे में? हाँ, और रहा सवाल तवाफ का, तो कोई भी औरत अपनी मर्जी से तवाफ नहीं बनती, कोई मजबूरी से और कोई जबरदस्ती इस पेशे में धकेली जाती है। मेरे किरदार पर सवाल उठाने वालों, तुम लोगों का अपना कौन सा किरदार है? अरे रेड लाइट एरिया के सारे कोटे तुम जैसे
शरीफ अमीर जादू से ही तो बात है, तुम में से हर दूसरा मर्द अपनी हवस पूरी करने के लिए रेड लाइट एरिया में ही तो जाता है, और सबूत तुम लोगों के सामने है। जैसे मेरे बिन बताए इस कोठे का नाम भी मालूम है जहाँ मैं रहती हूँ। मेराम ने एक ही सांस में उनको चुप करवा दिया। उनके आखिरी जुमले पर जबरान का चेहरा सुर पड़ गया। ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि एक तोया की बेटी तोया ही बनेगी, एक मजदूर का बेटा कुछ कचरा ही उठाएगा, एक हवाजा सिर्फ नाचेगा? क्यों हम मजलूमों को जीने का हक नहीं है? क्यों आगे बढ़ने से रोका जाता है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारा दिल नहीं होते? हमें महसूस नहीं होता? उसने गिला अमेज निगाहों से हम सबको देखा। मैंने क्या गलत किया? सिर्फ पढ़ लिख कर कुछ बनना ही चाहे? क्या गुनाह कर लिया? अगर मैं पढ़कर कुछ बनकर रेड लाइट एरिया की क्लासेस से लड़कियों को निकालना चाहती हूँ? क्या बुरा कर लिया? अगर मैं उन्हें इज्जत की कमाई दिलाना चाहती हूँ? वो बेबस होने लगी। अगर शरीफ और अमीर लोग तुम जैसे होते हैं तो लानत बेचती हूँ मैं ऐसी शराफत और दौलत शोहरत पर। मैं गरीब और कोठे में रहने वाली ही ठीक हूँ। वो किस बना पर और किस बना पर तुम लोग मुझे तो कालगर जैसे नाम दे रहे हो? क्या तुम में से किसी ने मुझे नाच से देखा है? क्या मुझे किसी गैर मर्द की बाहों में देखा है? नहीं ना। फिर कैसे मान लिया कि मैं धंधा करती हूँ? ये सवाल आजाद से था, पर मेरा उसे देख नहीं रही थी। गुलाबों ने उसे मजीद तकलीफ में देखा नहीं गया और अपने अंदाज में गले में लिया दुपट्टे को सर पर गिरा बांधते हुए मीराम के पास आई। रहने दे मीराम, ये बेहिस लोग हैं, इनके सामने अपने कीमती आंसू जाया मत कर, चल जहाँ से। गुलाबों ने मीराम का हाथ थमा और उसे साथ बाहर ले जाने लगी। मीराम आंसू पूछ कर बेदम कदमों से मुड़ी और उसके साथ जाने लगी। मेन गेट के करीब जाते हुए एक एहसास के तहत रुक गई। उसने गुलाबों से अपना हाथ छुड़वाया। उस पर अंदाज में वापस मुड़कर आजाद की जानब गामजन हुई। उसने अपना हाथ हवा में बुलंद करके पूरी कुव्वत से आजाद को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। चिट्टाह की आवाज के साथ उसका रूह बाएं जानब झुक गया। थप्पड़ की गूंज इतनी ऊंची थी कि कॉलेज की इमारत से टकराकर फिजा में महलूल हो गई। मीराम ने झुककर उसके कदमों पर हुआ स्कार्फ उठाया। आइंदा किसी के हजाब की बेहरुमती मत करना। मिस्टर के बेटे हो, मिनिस्टर के बेटे हो तुम अपने घर में। मिस्टर आजाद, तुम्हें हजाब की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये अल्लाह के हकामात में से है। पर्दा करना हर औरत पर फर्ज है। हवा वो किसी भी जगह से किसी भी पेशे से ताल्लुक रखती हो, तुम्हें कोई हक नहीं है अल्लाह के हकामात की बेहरुमती करने का। इस रब्बे कायनात के आगे तुम्हारी चूंटी जितनी औकात भी नहीं है। मीराम ने घुराते हुए उसकी असलियत दिखाई और उसका सर पर लेती चेहरे पर नकाब की सूरत ओढ़ लिया। वह हंसता हाथ घर पहुंची तो अम्मा उसे देखकर परेशान हो गई। मीराम, तू ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? शीलाबाई भी फिक्रमंद हुई। सब खत्म हो गया अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया। वो फ्रांस में बोलती फर्श पर बैठती चली गई। ये क्या हो कह रही है? अम्मा ने उसे कान से थाम कर उसका रूह अपनी जन्म किया। तुम मुझे इस गंदगी से बचा कर रखना चाहती थी। तुमने हमेशा मुझे यहाँ की हवा लगने से भी दूर रखा, पर अम्मा इस कीचड़ की छींटे मेरे दामन पर लग गई। मेरा साफ साफ बता क्या हुआ है? मेरा दिल डूब रहा है। ऐसे घुमा फिरा कर बात मत कर। अम्मा ने उसका बाजू झंझोड़ा। मीराम ने आंसू पोंछ कर गीली सांस अंदर खींच कर खुद को नॉर्मल किया और कॉलेज में हुआ पूरा वाकया मनोआन अम्मा और शीलाबाई के गोश्त गुजार कर दिया। अम्मा का रंग सर्द पड़ने लगा। उन्होंने मीराम को सीने से लगा लिया। सत्यानाश हो उसका, आग लगे उसकी काली जुबान को। अल्लाह पूछेगा इन सबको। तुम रो मत, किसी के आने से तुम तवाइफ बन तो नहीं गई। अम्मा आजाद और उसके दोस्तों को कोसने लगी। मेराब की उसे लगाई उसकी पेशानी पर बोसा देते अम्मा ने उसे तसल्ली दी। घर आकर आजाद सीधे कमरे में जाकर बंद हो गया। ना उसने शाम की चाय पर बाहर आना गुवारा किया, ना खाने के लिए जाने की जहमत की। उफ, ये क्या हो गया मुझसे? अपनी गलती पर पछताते हुए उसने हनकोरा बढ़ा। दूसरी जानब मीराम रात होने तक कुछ समझ चुकी थी। अपने हजाब उसने धोकर इस्त्री कर कल के लिए तैयार हैंगर में लटका दिया। कल की क्लासेस की किताबें और असाइनमेंट वो बैग में डाल रही थी जब उसकी समातों में अम्मा की आवाज आई, रख तो ये बैग, अब से तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, बस बहुत होगी पढ़ाई। नहीं अम्मा, अगर मैं नहीं गई तो उनको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं जाऊंगी, दिल लगा कर पढ़ूंगी और ये सेमेस्टर भी उनको टॉप कर दिखाऊंगी। मेरा आपके पुरअज़म डराते और बाएतमाद लहजे ने अम्मा के गुस्से पर गड़ू पानी डाल दिया। पर अब वो आते जाते सुनाएंगे, ताने देंगे, परेशान करेंगे। अम्मा की दिली तशवीश कम ना हुई तो सुन लूंगी 3-4 बातें। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, आपकी बहादुर बेटी हूँ। इनका जवाब पत्थर से दूंगी। उसने पलके चिपकाकर अम्मा को तसल्ली दी। अम्मा ने उसके हाथों को होंठों से लगा लिया। सुबह में राम कॉलेज में दाखिल हुई तो सबकी हाथ बड़ी नजरें उस पर गर्दिश करने लगी। शायद किसी को उसकी आमद की तवक्को नहीं थी, लेकिन वो इनके ख्यालात के बरक्स इसी इत्मीनान से चलते हुए क्लास में दौड़ आई। जब वो सीट पर जा बैठी तो उसके दाएं बाएं आगे और पीछे से स्टूडेंट उठकर दूसरी सीटों पर
तशरीफ फरमाए हुए। वो बाकियों के इस तरह अमल को हाथ में ना लाते हुए अपनी किताब खोलकर सबक दोहराने लगी। पहली क्लास तो अच्छे से गुजरी। दूसरी क्लास में प्रोफेसर अकील ने मेराम को बाहर जाने का हुक्म सादर किया। पर क्यों सर, मेरी गलती क्या है? आप मुझे क्लास से क्यों निकाल रहे हैं? मेरा को उनका रवैया खटका। क्योंकि बकाया क्लास तुम्हारी मौजूदगी में नहीं पढ़ सकती। वो लदरते हाथों से अपना बैग समेट कर बेबसी से सबको देती हुई उठी और क्लास से बाहर जाने लगी। और हाँ, बाकी प्रोफेसर का तो नहीं पता, पर तुम आइंदा मेरी क्लास में नजर ना आओ। मेरा ने प्रोफेसर की बेलचक और स्पाट आवाज सुनी। मेराम क्लास से निकल कर सीधे लाइब्रेरी में आ गई और वो 1.5 घंटा वहीं बैठी। आज खुद प्रोफेसर अकी के पुराने लेक्चर्स को ध्यान में रखते आगे का सबक पढ़ने लगी। आई एम सॉरी मेराम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह तुम्हारी हेल्प करूं। इट्स ओके साहिल, यह दिन देखना मेरी किस्मत में लिखा था। अल्लाह ने मुझे दिखाना था कौन मेरे साथ किस तरह पेश आएगा, कौन कितनी इंसानियत रखता है। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। मेराम ने बाएतमाद लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हें प्रोफेसर अकी के नोट्स दे दिया करूंगा और लेक्चर भी तुम्हें समझा दिया करूंगा। तुम रोज ब्रेक टाइम मुझसे यही मिलना। थैंक्स। मेराम मशकूर हुई और वो दोनों अगली क्लास लेने चल पड़े। बीजान हस्ब मामूल शाम की चाय पीकर लान के झूले पर बैठी हुई थी। आजाद इनके गोद में सड़ के आंखें मोदे बालों में बीजान की हल्की मसाज से सुकून हासिल कर रहा था जब बीजान ने उसे मुखातब किया। बीजान, अगर कोई गलती हो जाए, आपके हाथों किसी का दिल टूट जाए तो क्या करना चाहिए? आजाद ने बंद आंखों से सवाल किया। अगर तो दिल जान मुझको तोड़ा है फिर तो आप सजा के हक दे रहे हैं। दिल किसी का भी हो वहाँ अल्लाह बसता है। किसी ने एक मरतबा भी कलमा पढ़ा हो तो इसे जानते बूझते तकलीफ देना गुनाह है और अल्लाह के यहाँ इसकी पकड़ होगी। बीजान प्यार से लाडले पोते को समझाने लगी। अगर हम किसी की जिंदगी का फूल नहीं बन सकते तो कांटा भी नहीं बनना चाहिए। बीजान सांस लेने रुकी। पर अगर आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अनजाने में किसी का दिल तोड़ा है, किसी को गलती से दुख दिया है और आपको अपने किए का पछतावा है, तो माफी मांग लेना सबसे अफजल है। क्या वो माफ कर देगी? आजाद को अपनी आवाज खाई में से आते हुए महसूस हुई। तुम्हारा काम उससे माफी मांग कर अपने किए का मदावा करना है, बाकी अल्लाह तो वकल छोड़ दो। बीजान ने उसका शाना थपथपाया और आजाद फीका मुस्कुरा दिया।